देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। उसमें हम लोग कॉस्ट शीट करे तो उसमें जो 4th नंबर क्वेश्चन उसका एक पार्ट जो है वो बाकी था, वो हम लोग कर लेते पहले। उसके बाद इलास्ट्रेशन 3 करेंगे। उसमें हम लोग को बोला था कि पीएल स्टेटमेंट बना के देंगे। ठीक है, तो पीएल स्टेटमेंट जो है वो हम लोग बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड पॉइंट वो तो कॉस्ट टू पार्ट है ना इस बात से। जैसे कि आप दिखाए थे कि इंटरेस्ट पड़ेगा या जो भी फाइनेंस वो उसमें चार्जेस वो भी जोड़ना पड़ेगा लिखवाए थे। देख लिखवाए थे दो चीज, दो बात लिखवाए हैं। बैंक चार्जेस जोड़ना होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को नहीं करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर करने के लिए। तो यहाँ जोड़ा है मैंने। तो क्या करें इसको जोड़े भी तो आप लिखवाए थे इग्नोर कर देते हैं, पर रजिस्ट्रेशन के लिए तो देखता है तो सर ऐड क्या नीचे नोट भी है। मैंने बोला भी था इसको कि अब बहुत से लोग जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे तो उसका नोट देना पड़ेगा। मैंने वो लिखने के लिए बोला था। इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाता है, फाइनेंस चार्ज जोड़ा जाता है, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में दे सकते। अच्छा, ग्रॉस सेल्स सबसे पहले सेल्स देखना पड़ेगा। सेल्स है 7,68,000। अच्छा, सेल से अगर हम लोग रिटर्न था तो रिटर्न लेस कर देंगे, नेट सेल मिलेगा। रिटर्न्स एंड रिबेट बोल के लिखा हुआ था। तो ये अमाउंट था हम लोग का 14,000। तो नेट सेल्स आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स। 7,54,000। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर बनाया था 7,14,020। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, ट्रेडिंग का भी आ जाता है, पीएल का भी आ जाता है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 7,14,020 ये कैलकुलेटेड था तो ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे माइनस 39,980। ये हो गया हम लोग का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग जो है वो कैश फ्लो में हम लोग सीख ही रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से अब इंटरेस्ट जो दिया हुआ था वो हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालने में तो वो लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉस्ट शीट नहीं बन रहा है, ये फाइनेंस वाला बन रहा है, तो लेस तो होगा। तो इंटरेस्ट जो है बोरोड फंड पे यहाँ आउटस्टैंडिंग 2,000 था और यहाँ पर पेड अमाउंट दे रखा था 2,000, मतलब 4,000। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड 2,000 प्लस 2,000। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड पेड और पेबल दोनों है, पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों है 4,000। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेस करने से आ जाएगा 35,980। ये नेट प्रॉफिट होते हैं। कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्लास का जो बाकी था वो हम लोग का हो गया। अब हम लोग जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें चलते हैं।
डाल भी कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 3 जो है ये काफी सारे चीज कवर कर लेगा, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या बोला है देख लेते हैं। और ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस्ड, ये जो है कहाँ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेस, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है तो ये हमें ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो ट्रीट करना पड़ता। फ्रेट इनवर्ड हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट मटेरियल में भी दे सकते हैं, दोनों में ही सही होता है, जो चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में से कहीं पर भी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करो या डायरेक्ट मटेरियल के साथ ऐड करो, दोनों सही ट्रीटमेंट होता है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर जो है ये हम लोग का जो है डायरेक्ट वेजेस है, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये हम लोग का डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, तो पीएफ और ईएसआई किसको दिया जाएगा, एम्प्लॉय लोगों को ही दिया जाएगा। तो हम लोग जब डायरेक्ट लेबर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि लेबर को जो पेमेंट करते हैं, हम लोगों ने जो लेबर कॉस्टिंग पढ़ा था वो डायरेक्ट लेबर के लिए पढ़ा था, क्योंकि इनडायरेक्ट के लिए ओवरहेड था और जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था। तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी हमारे डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। प्रोडक्शन बोनस, अब बोनस भी वर्कर रिलेटेड, वो भी हमारे डायरेक्ट वेजेस में ही जाएगा। अच्छा, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने तो डिटेल्स बताया था क्या होता है, बाकी इसमें दो ट्रीटमेंट हो सकता है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ लमसम दिया हुआ है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में लिखते हैं तो भी करेक्ट है, अगर वहां नहीं लिख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। बाकी जिसमें भी दो दो पॉइंट लिख रहे हैं उसमें चाहो तो नोट्स दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ऐसे समझा नहीं जाता है नाम देख के कि क्या होगा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं, यहाँ रॉयल्टी पेड का जो डिटेल्स है वो देख के हम लोग ऐसे कंफर्म कैसे हो सकते हैं ये डायरेक्ट वाला ही है। तो ये फैक्ट्री ज्यादा लग रहा है, फिर भी अगर कोई इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन नोट देना पड़ेगा। तो हम दो दो पॉइंट जो है वो सारा बोल देते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ये रॉयल्टी वाला दोनों में से कहीं पर भी दे सकते हो। और नॉर्मली क्या होता है, जब कुछ नहीं बोला हुआ रहता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी कहीं कहीं देखा गया है कि लिया जा रहा है। तो इसमें भी दो पॉइंट आता है, दोनों में से कोई भी ट्रीट करो, कोई ऐसा नहीं कि काट देगा, दोनों ही सही है। लेकिन नोट दे देना है कि एज्यूम टू भी हम लोगों ने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिया या फैक्ट्री ओवरहेड लिया, जिसमें भी कंफ्यूजन, मतलब जिसमें दो पॉइंट हमें लग रहा है पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, इसमें लगा इसमें लगा। फिर बोला है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, मतलब ढांचा, जिसमें वो मतलब जो भी हम लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए जो ढांचा बना हुआ रहता है उसमें वो मटेरियल डाल के वो ऐसा बन जाता है। तो ये जो है ये बोल रहा है कि इसका लाइफ जो है उस जो मोल्ड्स का बोल रहा है लाइफ है 2 इयर्स। तो यहाँ पर देखो 8,96,000 2 इयर्स के लिए, तो इसको हमें एमोटाइज करना पड़ेगा। तो पर ईयर, क्योंकि ये ईयरली डेटा था, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये हम लोग का ईयरली डेटा था। ये देखो यहाँ पर कि 31 मार्च 2023, अगर ईयरली डेटा था तो पर ईयर इसका राइट ऑफ करके हमें देना पड़ेगा, 2 साल का तो हम लोग दे नहीं सकते, पर ईयर ये कितना हमारा यूज होगा ये निकालना पड़ेगा। पहला बात है अमाउंट ऐसे कैलकुलेट होगा, दूसरा बात ये है कि इसको हम लोग कहाँ ट्रीट करें। तो ये हम लोग जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, दोनों करेक्ट होता है, लेकिन नोट दे देंगे। फिर जॉब, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, अगर जॉब वर्कर को, जॉब मतलब होता है पर्टिकुलर किसी कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करना, तो जॉब का काम जो है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जॉब वर्क का मतलब होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करके देना। जैसे टेलर के पास सिलवाने जाते हो तो जॉब होता है, और अगर
मार्केट में जाके अपने साइज का ड्रेस लेते हैं तो वो बैच होता है, क्योंकि उस साइज का हजारों ड्रेस बना हुआ होगा उस स्पेसिफिकेशन का। लेकिन जब हम लोग टेलर के पास जाते हैं तो वो हमारे स्पेसिफिकेशन से बनाते हैं, वो जॉब वर्क करता है, इसीलिए हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाना चाहिए। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम, अब इसको कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले लेता है, कोई फैक्ट्री ओवरहेड में भी लेता है, दोनों करेक्ट होता है, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्पेयर्स या कंज्यूमेबल्स जो है वो फैक्ट्री का ही पार्ट होता है, फिर भी डायरेक्ट में भी लिया जा सकता है। डिप्रिशिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का तो फैक्ट्री में ही जाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। प्लांट मशीनरी, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो प्लांट मशीनरी रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डिलीवरी वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जाएगा। सेल का अलग कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर तो फैक्ट्री में डायरेक्ट वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए होते हैं, तो ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड कन्फर्म। रिपेयर मेंटेनेंस, ये नाम पूरा ही फैक्ट्री को रिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें पार्ट पार्ट दिया हुआ है। तो प्लांट मशीनरी का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। व्हीकल वाला है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि देखो व्हीकल यूज, हाँ डायरेक्टर बोला है तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी का है तो फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में लगता है। ये तो फैक्ट्री बिल्डिंग बता ही दिया है, तो ये कंफर्म किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब यहाँ पर है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, तो रॉ मटेरियल और WIP तो फैक्ट्री में ही बन रहा है, तो ये भी हमारा कहाँ जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, कंफर्म, ठीक है। तो जो कंफर्म है वो तो हम बता रहे हैं, जिसमें दो दो पॉइंट आ सकता है, अगर कोई लिख दे गलत नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम में कोई पॉइंट को लेके कंफ्यूजन लगे तो उसका नोट दे देना चाहिए कि हम एज्यूम टू बी दिस एक्सपेंसेस, तब उसमें कुछ मतलब नंबर नहीं काटेगा फिर, ठीक है। लेकिन हाँ, एकदम गलत नहीं होना चाहिए जिसमें कंफ्यूजन है। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, अब ये क्वालिटी कंट्रोल कहाँ लिखा जाता है ना, क्वालिटी कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग का जो फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, उसके बाद हम लोग को देना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल को। एक सेकेंड हम बता देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें क्वालिटी कंट्रोल देना पड़ेगा। हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ये देखो, फैक्ट्री कॉस्ट जैसे ही निकल गया उसके बाद हमें लगाना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस और क्वालिटी कंट्रोल वाला एक्सपेंस, अगर है ये दो पॉइंट उसके बाद आ जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल चेक ये क्वालिटी कंट्रोल वाले पॉइंट में ही चला जाएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस में चला जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा रिसर्च डेवलपमेंट के अंडर चला जाएगा, वो अलग हेड होगा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो एक्सपेंस हम लोग जो पे कर रहे हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पे कर रहे हैं, और उसके वजह से जो इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस का हमारा खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंस पोल्यूशन कंट्रोल कहाँ करना पड़ेगा, फैक्ट्री के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये खर्चा हमें कहाँ देना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर, मतलब फैक्ट्री वर्कर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंस है, ये फैक्ट्री वर्क, ये फैक्ट्री ओवरहेड होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सोच के देखो, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि ये एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टाफ बैठा हुआ है उसको हम लोग पे करें, मतलब सैलरी वगैरह दे रहे होंगे, फैक्ट्री वर्क करता है, फैक्ट्री वर्क करता है मतलब फैक्ट्री के लोगों को देखना ये सब करता है, तो ये जो है ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नॉट ये हो जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसमें जाना चाहिए। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, तो कुछ फंक्शन होता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको उनमें जो मैनेजर है उनको सैलरी, अब मैनेजर कौन कौन से पोस्ट में, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, तो ये किसको जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये हम लोग का जाएगा। देखो प्रोडक्शन कंट्रोल, लेकिन सैलरी पे कर रहे हैं, मैनेजर है, ठीक है, तो मैनेजर का मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो प्रोडक्शन कंट्रोल रिलेटेड काम कर रहा है। अब यहाँ भी दो पॉइंट आ सकता है, अगर कोई सोचेगा प्रोडक्शन कंट्रोल फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड लिख सकते हो, लेकिन उससे बेटर होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू
हाँ ये लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है अगर कोई फैक्ट्री में लिख देते हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये क्या हो गया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये तो पूरा क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर। पैकिंग कॉस्ट हम लोग कैसा दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, प्राइमरी पैकिंग कहाँ जाना चाहिए, हाँ वहां भी हम लोग दे सकते हैं। प्राइमरी पैकिंग को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे सकते हैं, या फिर हम लोग इसको जरूरत पड़े तो इसका और एक ऑप्शन भी है, हम लोग चाहे तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पैकिंग कॉस्ट लग रहा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ये कौन से कॉस्ट में जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर, इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस, तो इसका क्या होना चाहिए, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखो, जो हम लोग का इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज है, एक्चुअली इंटरेस्ट जो है वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनेंस चार्ज कॉस्ट का पार्ट हो सकता है। लेकिन अब ये दोनों चीज जुड़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, अगर लेते हैं, अगर इसके बेसिस पे लेते हैं तो नोट देंगे, नहीं लेते हैं तो भी नोट दे देंगे कि हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक। फिर बोल रहे हैं फी पेड टू ऑडिटर, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन। फी पेड टू लीगल एडवाइजर, सेम। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी सेम। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल में जाएगा, डब्ल्यूआईपी का डब्ल्यूआईपी में जाएगा, फिनिश गुड्स का इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लमेटिक है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये तो सिंपल हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक बता दिया, फिर वैल्यू ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग तीनों का बता दिया, कहाँ कहाँ देना है हमें पता है। हाँ, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा 86,000 का स्क्रैप मिला है, इसको कहाँ ट्रीट करना चाहिए स्क्रैप को, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखने के बाद, ठीक है, इसके बाद करना, ठीक है, इसके बाद करना पड़ेगा, इसके बाद लेस कर देंगे। ठीक है, अभी करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमें इंडिविजुअली प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब पूरा ही बनाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक अगर बनाना है तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नब इनपुट उद्योग लिमिटेड फॉर 31st March 2023। पर्टिकुलर्स रुपीस, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का निकालेंगे। रॉ मटेरियल परचेस, बहुत सारा डेटा है, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, नहीं तो कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा। रॉ मटेरियल परचेस ये 10, और उसके बाद 2 2 4 4 और 3 7, कितना हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो पहले लिखने से होता लेकिन हम पहले ये लिख दिया। जीएसटी का तो आएगा नहीं, चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो लिख लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हम लोग का 18 लाख और क्लोजिंग है 9,60,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 9,60,000।
अब जो फ्रेट था यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होता है, जो करना चाहो कर सकते हो। हम एक बार यहाँ पर इसको ऐड करके रॉ मेटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, 10, 18 और 9, 10 करोड़ 8,14,000। 10 करोड़ 8,40,000, 43, 60, मैं पढ़ सकता हूँ। oh, 10 लाख 8 करोड़ 40,000, 10 करोड़ 8, ठीक लिखा है मैंने? यस। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस उसके बाद लिख लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल में भी लिखोगे सही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लिखोगे तो भी सही है, और अगर मटेरियल में लिखना है तो यहाँ लिखना चाहिए, ये परचेज के नीचे। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इंप्लॉय कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें देखते हैं क्या क्या आ रहा है। वो फैक्ट्री वर्कर से स्टार्ट करके बोनस वगैरह ये सारा चीज आएगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पर वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर 29,20,000। अच्छा, फिर ऐड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, हम ऐसे लिख देते, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआईएस। अच्छा, इसका वैल्यू है हम लोगों का 3,60,000। फिर बोनस, बोनस टू फैक्ट्री वर्कर 2,90,000। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम इधर लिख देते हैं साइड में, तो प्राइम कॉस्ट लिखने में इधर कर देते हैं। 10,80,000 कितना आया था, 8 लाख नहीं ये वाला 10 लाख, हाँ, ओ अच्छा 40,000, हाँ ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद ये कितना आ रहा है टोटल, 70,000, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, क्योंकि मैंने वहां फ्रेट नहीं लिया तो हम यहाँ पर लेंगे, अगर तुम लोग वहां पर फ्रेट ली हो तो यहाँ पर मत। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम फ्रेट लिख लेते, क्योंकि मैंने वहां नहीं लिखा है, अगर तुम लोगों ने वहां लिखा है तो अब मत लिखो। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट हम लोग का आ जाएगा 11,20,600, 11,20,600। फिर ऐड होगा, नेक्स्ट हम लोग का क्या आ जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं, देखो रॉ मटेरियल हो गया, जीएसटी, फ्रेट, वेजेस, कंट्रीब्यूशन, ये सारा चला गया। रॉयल्टी, रॉयल्टी मैंने बोला दो जगह पे ले सकते हैं, फैक्ट्री में भी ले सकते हैं, डायरेक्ट में भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट में ही ले रहे हैं। लिखो रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन 11, नहीं कितना था, 1,72,600, 1,72,600। हम यहाँ पर ब्रैकेट में ना लिख देते हैं FOH फैक्ट्री ओवरहेड बोल के, कि तुम लोग चाहो तो अगर इसको बाई चांस यहाँ करते हो, क्योंकि इसका नहीं समझ में आ रहा है टोटल में है, तो हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी दिखाने से गलत नहीं होगा, नहीं काट सकता है, ठीक है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद और क्या आ जाएगा, रॉयल्टी के बाद पावर फ्यूल, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। इसमें भी ऑप्शन लिख लो कि अगर बाई चांस इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देते हो तो भी सही है। इसका अमाउंट लिख लेते हैं, ये हम लोग का 4,62,000। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, अमाउंट पेड फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न्स
मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, इसका भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। इसको भी हम लोग, क्योंकि ये यूज होता है फैक्ट्री में ना, तो अगर हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दे तब भी होगा, क्योंकि सिर्फ इस लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि सिर्फ नाम से नहीं पता चलता है। अब ये मोल्ड का खर्चा जो है, क्या हम लोग एक यूनिट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसका तो कोई सियोरिटी है नहीं। हो सकता है कर भी पाए, ऐसा ढांचा है कि छोटा छोटा एक एक है, एक ढांचे में एक ही बनेगा, वो भी हो सकता है। अब कैसा है वो तो हमें नहीं बताया, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसीलिए ऑप्शन होता है। इसको डायरेक्ट में भी लिख सकते हो अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि ये 1 यूनिट में आइडेंटिफाइबल है, और अगर मानते हैं कि नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1,96,000, पूरा नहीं जाएगा, इसका हमें करना है 2 साल का डेटा। तो देखो मतलब पर ईयर कितना होगा, 4,48,000। अच्छा, और कुछ जाएगा जॉब चार्जेस, ये ऑलवेज हम लोग का डायरेक्ट ही होगा, क्योंकि जॉब का मतलब एक कस्टमर के लिए ही होता है, ठीक है, कस्टमर वाइज होता है। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, तो एक जॉब कंप्लीट होगा उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा 8,12,000। अब ये सब ऐड करने से जो आएगा उसको हम आउटर में लिख दो, कितना आ रहा है 30 लाख। ये वाला मेरा एक्स्ट्रा है 18 और 30 लाख, हाँ 200, ठीक है। अच्छा, ये ऐड कर लेंगे क्योंकि प्राइम कॉस्ट तो आ गया हम लोग को। अब ये तीनों को ऐड करके बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी। 200, ठीक है, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब मैंने देखो यहाँ ऑप्शन भी लिख दिया है। ये जो फ्रेट इनवर्ट है इसको यहाँ लिखोगे तो हमेशा रॉ मटेरियल परचेज के नीचे लिखो, वो ज्यादा सही दिखता है। जैसे हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल और उसके बाद लिखते हैं, वो लिख सकते हो, या फिर यहाँ दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला खर्चा लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड वाला, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देखते हैं क्या क्या आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड दिख रहा है, ये लिख दो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ये आ जाएगा हम लोग का 1,12,000, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं, अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर चाहो तो इसको ले सकते। अच्छा, उसके बाद डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इधर आएगा उधर आएगा, ये इधर ही आएगा। डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000। अच्छा, उसके बाद डिप्रिशिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग तो यहाँ नहीं आएगा, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा 1,26,000। अच्छा, उसके बाद डिलीवरी व्हीकल ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये आ जाएगा, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये आएगा हम लोग का 1,26,000, ये भी 1,26,000। अच्छा, रिपेयर्स मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये हम लोग का 48,000, ये यहीं पर आएगा। जिसपे दो बात हो सकता है उस पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑफिस ये भी नहीं आएगा, व्हीकल बाय डायरेक्टर ये भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200, ये आ जाएगा, ये इधर ही आएगा, ये और कहीं नहीं जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी आएगा 18,100, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, 18,100, ये आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस, ओ इंश्योरेंस कर रहे थे, इंश्योरेंस ऑफ ये भी आ जाएगा। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी ये भी यहीं पर आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। अब इसमें भी ना एक पार्ट होता है, देखो अब अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखे तो ये हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर डब्ल्यूआईपी देखे तो फिर किसका होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड का। अब दोनों तो मिला के दिया, अलग अलग तो दिया नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए इस केस में, हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में ही देंगे, ये मान के कि रॉ मटेरियल फैक्ट्री के पास भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 36 था। अगर अलग अलग देता तो रॉ मटेरियल वाला डायरेक्ट मटेरियल में देना चाहिए था और डब्ल्यूआईपी वाला फैक्ट्री ओवरहेड में देना चाहिए था, ये सबसे करेक्ट जो है बाइफर्केशन होता है, लेकिन यहाँ तो कर नहीं सकते इसे अलग अलग। अच्छा, अब इसके बाद देखो एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, वो तो यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका अलग हेडिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च डेवलपमेंट का। पॉल्यूशन कंट्रोल वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये जो एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैक्ट्री में होता है, ये वाला आना चाहिए। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल 26,600, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। अच्छा, एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइनेंस, ये कुछ भी, सैलरी पेड, पैकिंग, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये वाला तो उसमें देंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले में। इंटरेस्ट प्रीपेड, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, ये और कुछ नहीं आए, कुछ नहीं, बाकी सब दूसरे जगह पे जाएंगे। अब इसका ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, बन गया। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल देखते हैं कितना। ये तो कॉस्ट में आएगा इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल ये है, ऐड करेंगे जब प्राइम कॉस्ट के साथ तब बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट। यस, इसका टोटल जो है इसको 6,07,900, ये हम लोग का क्या बन गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो लिखे हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड है। अब ये जब वो दोनों के साथ ऐड होगा, सॉरी दोनों बोल रहे हैं, ये जो प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड होगा तब बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब उसके साथ इसको ऐड करना है, तब लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। खर्चे को एक्सपेंस बोलेंगे और जब ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट। कितना आ रहा है, 10 करोड़ 80 lakhs 33,100। अच्छा 10, 80, 33, 100, हाँ सही है। अच्छा, अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग, हाँ ओपनिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, और लेस कर देंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग ऐड करने से क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और जब लेस कर देंगे क्लोजिंग वाला तो आ जाएगा, हाँ ये लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री। अब अमाउंट पुट करते हैं, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, डब्ल्यूआईपी ये रहा, ओपनिंग वाला है हम लोगों का यहाँ पर 9,20,000 और क्लोजिंग है 8,70,000। 9,20,000 देखो कितना होगा, और 8,70,000, 9,20,000 ऐड करने से 10 करोड़ 89 lakhs 53,000। और -870, मतलब 8,70,000। 10 करोड़ 80 lakhs 83,100। 10 करोड़ 80,83,100, ये हम लोग का हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ही क्वालिटी कंट्रोल आता है अगर क्वेश्चन में है, अब जस्ट उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल क्यों होगा, लॉजिक है, फैक्ट्री में सामान बन गया, अब हम लोग उसका क्वालिटी कंट्रोल में उसको भेजा जाएगा कि कितना क्वालिटी का सामान बना है, इसलिए फैक्ट्री के बाद ही लगना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट।
क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। अच्छा, अब एक बार हम एकदम स्टार्टिंग से जाते हैं, क्या क्या लिख लिया है हम लोग देख लेते हैं। देखो ये लिख लिया है रॉ मटेरियल जीएसटी, ये आगे नहीं देखना पड़ेगा। फ्रेट लिख लिया, वेजेस कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन बोनस रॉयल्टी अमाउंट पेड फॉर पावर फ्यूल ये सब लिख लिया। जॉब स्टोर्स, ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का लिखा है। ऑफिस यहाँ से बाकी, मतलब यहाँ से कुछ भी पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल तो ये सब कुछ भी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर एक्सपेंसेस, ये देखो एक्सपेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी 19,600, पहला ये मिल गया, इसी को लिख देते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड चेक 19,600। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी लिख देते हैं। सैलरी पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200। और कुछ है क्वालिटी रिलेटेड? नहीं, अब रिसर्च डेवलपमेंट ये सब आ गया, नीचे तो था नहीं। ऐड करते हैं कितना होगा? 1,15,800, ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें रिसर्च डेवलपमेंट लगाना पड़ता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट का देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर लिख देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं क्या है रिसर्च डेवलपमेंट का। पहले तो मुझे ये दिख रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस 18,200। तो ये लिख देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इतना ही लिख रहा है, प्रोसेस और नहीं लिख रहा है, 18,200। अच्छा, और देखते हैं रिसर्च डेवलपमेंट का एक्सपेंसेस पेड फॉर, ये नहीं, एक्सपेंसेस पेड फॉर ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो एक्सपेंसेस पेड फॉर ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, इसको हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं। और या फिर हम लोग कहाँ दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हाँ वहां भी दे सकते हैं, वहां भी चाहो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां दे देंगे। यहाँ पर और क्या है देखते हैं, एक्सपेंसेस पेड फॉर फंक्शनल मैनेजर में ये देखो प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइनेंस एंड अकाउंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें से कुछ जाएगा। प्रोडक्शन कंट्रोल ये भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाले में देंगे। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर नहीं, पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, और कुछ है? और तो कुछ नहीं, ठीक है चलो ये ऐड कर लेते हैं, बस एक ही दिखा हम लोग को 18,200। चलो अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है। कितना 2 लाख, 1,35,000। अच्छा 34, अच्छा 1,34,000 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए? इसके बाद हम लोग का होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू, सॉरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये हम लोग लिखेंगे। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन में तो अभी अभी हम लोगों ने दो खर्चा देखा ना, अभी दो दो खर्चा देखा यहाँ पर। एक तो ये वाला एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर 1,18,600, ये वाला एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर कितना है? ये वाला 1,18,600। अच्छा
1,18,600 और एक, अच्छा और एक देखा ये वाला सैलरी पेड टू प्रोडक्शन फंक्शनल मैनेजर में प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए। तो सैलरी दे रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल का काम करते हैं तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर 96,000 ये आ जाए, नहीं 9,60,000 था शायद, हाँ 9,60,000, मैं 96 लिख दिया, एक जीरो और जाए, 9,60,000 ये जाएगा। और एक हम लोग का और एक यहाँ पर आ सकता है, ये जो पैकिंग कॉस्ट था ना ये वाला, ये कहाँ देना चाहिए बोलो, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी वाला कहाँ देना चाहिए? प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी बोला है, प्राइमरी पैकिंग हमें देना है ताकि हम लोग का क्वालिटी मेंटेन रहे, तो ये कहाँ पर जाना चाहिए? ये प्राइमरी पैकिंग है, ये देना ही पड़ेगा ताकि क्वालिटी सही रहे। तो ये फैक्ट्री में का दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ दे सकते हैं। बोल रहा है कि मेंटेन क्वालिटी, हाँ क्वालिटी चेक हो गया है तभी तो लोग, हाँ, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसमें देने से ज्यादा परफेक्ट। प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, ये 96,000। अब ये सभी को ऐड कर लेंगे, 1,34,000, 1,18,600, ये सब ऐड करने से कितना है? हम्म, 8,600 13,08,600। अच्छा ठीक लिखा है मैंने 1386 या फिर गलत लिखा है? 13,08,600। अच्छा ये प्राइमरी पैकिंग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें, अच्छा एक चीज हम लोगों ने दिया नहीं, वो जो था ना सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी तो देना था, सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ दे देते हैं, यहाँ देने से होगा, ठीक है यहाँ देने से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कर दिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब हम लोग का प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया। अब देखेंगे अगर कुछ स्क्रैप वगैरह है तो वो वो रिसीव करके हम लोग अपना कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है यहीं पर देना पड़ेगा, सही है। ये फैक्ट्री में भी दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी दे सकते हो। तो लिखो इसको लेस कर देंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, वो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन। 86,000 लेस कर दो, देखो कितना है। इसको आउटर में लिख के फिर ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 1 करोड़ शायद नहीं, 1 लाख, 12,22,600। अब इसके साथ ये वाला ऐड करना है, इधर जो है ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वो आउटर में लिखे हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ वो हम लोग को ऐड करना है, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब करोड़ में आना चाहिए। 10,93,05,700 अच्छा अब इसमें क्या लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, हाँ, और तब आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 11 लाख, ऐड करो देखो कितना आता है। हाँ
मैम 11 करोड़ 4,91,700 11 करोड़ 4,91,700 04 होगा ना? अच्छा, अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो है हम लोगों का 18 लाख। देखो कितना आएगा फिर, COGS आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 10 lakh हम्म 10 crore 86 lakh 91,700 91 Yes. 05700 आंसर दिख रहा है, यहाँ कुछ गलत हो गया है। ये तो ठीक है, ये ऐड और ये लेस में कुछ गलत हो गया है। मैम 0,700 कौन सा जीरो, ये वाला ना, हाँ वो 0,700 05700। yes plus 910 अच्छा, अब इसमें ये 18 लाख लेस करके देखो कितना आ रहा है, 10,8605 आ रहा होगा। yes 8,605 700 10,8605 700, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब जनरल वाला। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में लिख देते हैं जनरल वाला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितना है उतना लगेगा, उसका काफी सारा आइटम है हम लोग का। देखते हैं ये यहाँ से देखना पड़ेगा, वो जहां डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था वहां से हम लोग का बाकी है। ये देखो, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया प्लांट मशीनरी, ये तो हो गया डिलीवरी वाला है। सैलरी पे टू सुपरवाइजर, रिपेयर मेंटेनेंस, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, ये तो सेल में जाएगा। व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद सैलरी पेड, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पेड, ये सब हो गया। सैलरी पेड टू इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स 9,18,000। सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये हम लोग का कितना है, 9,18,000। अच्छा, एक वो डायरेक्टर का था व्हीकल वाला, वो छूट गया, वो डायरेक्टर पीछे लिखा हुआ था, ये वाला, ये व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, ये रिपेयर मेंटेनेंस जो कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स है, तो फिर यहाँ पर 19,600 भी आए। रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर यूज कर रहा है इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में आए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ सैलरी वाले पोर्शन में थे, ये वाला सैलरी पेड टू फाइनेंस अकाउंट, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये होगा 12,56,000। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर 12,56,000। अच्छा, इसके बाद पैकिंग है, ये प्राइमरी पैकिंग कर लिया, वो तो सेकेंडरी है। इंटरेस्ट, फी पेड टू ऑडिटर, फी पेड टू लीगल एडवाइजर, ये सब यहाँ पर है। फी पेड टू ऑडिटर 1,80,000। फी पेड टू लीगल एडवाइजर 1,20,000। अच्छा, और क्या आएगा, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, नहीं उसके पहले फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आएगा। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, इसका वैल्यू है फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2,20,000। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बोनस टू सेल स्टाफ है, तो वो सेल में देंगे, यहाँ पर क्यों थे, बस यहाँ और कुछ नहीं आएगा, नीचे तो सब ओपनिंग क्लोजिंग, ये ऐड करने से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला पता चल जाएगा।
56, 19, 600 ये सब ऐड कर, पड़ेगा। इसके नीचे लिखेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ, इसके नीचे ही लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ऐड हो जाए कितना है 69,600। अब इसके बाद ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को अलग दिखाएंगे क्योंकि काफी सारा पॉइंट है तो हम अलग अलग करते रहे। सेलिंग में हम लोग का क्या क्या आएगा? सेलिंग में एक तो ये दिखा, ये लिख देते परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, ये दिख गया तो ये लिख देते परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ 1,80,000। अच्छा, इसके अलावा और क्या था? सेल्स ऊपर था, ऊपर यहाँ पर ये डिलीवरी, ये नहीं होगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, रिपेयर मेंटेनेंस, सेल्स ऑफिस बिल, ये हाँ, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग 18,000। अच्छा, और क्या आएगा? ये हो गया, ये व्हीकल यूज में डायरेक्टर इंश्योरेंस, ये सब हो गया। क्वालिटी, सैलरी पेड, रिसर्च एक्सपेंसेस, सेल्स एंड मार्केटिंग 10,12,000, सैलरी पेड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, सैलरी फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, सैलरी पेड फॉर सेल्स ये है 10,12,000। अच्छा, और कुछ है? जनरल पैकिंग कॉस्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, प्रीपेड, ये सब तो हो गया। नहीं, और तो कुछ नहीं है। चलो ऐड कर लेते हैं, देखो कितना आएगा। 39,79,000। मतलब ये भी टोटल करते हैं, हाँ, कितना? 29,79,600। हाँ, अच्छा, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके नीचे ही लिख लेते, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा? एकदम ऊपर एक आइटम है बचा हुआ, डेप्रिशिएशन फॉर डिलीवरी व्हीकल, ये रहा डेप्रिशिएशन फॉर डिलीवरी व्हीकल 86,000। उसके बाद देखते हैं, यहाँ ऊपर का पूरा सारा आइटम लिख लिया गया। सैलरी पे टू सुपरवाइजर, रिपेयर मेंटेनेंस, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सैलरी पेड, ये सब हो गया। रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल, सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंस अकाउंट्स, ये भी हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये वाला जाएगा 1,12,000। Redistribution of finished goods 1,12,000. Packing cost, redistribution of finished goods, packing cost. यहाँ तक हम लोग का सारा चीज लिख लिया है और कुछ आगे देखने का जरूरत नहीं। इंटरेस्ट छोड़ो अभी। पेड ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, परफॉर्मेंस बोनस, और तो कुछ नहीं दिख रही। और कुछ है? एक वेजेस था ना? एक वेजेस था, हो गया। एक वेजेस था डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अच्छा, 7,20,000 का अमाउंट था, कहाँ दिख रहा है 7,20,000? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज है ये नहीं है। वेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं, शायद कुछ गलत है। ठीक है, छोड़ो, ऐड करो। लाख 41 लाख, कौन सा? ये पूरा टोटल कितना?
41,77,600 इसको आउटर में लिखते तब ना, वो आगे वाले के साथ भी तो ऐड करें। इसको आउटर में लिखते 41,77,600, इसको हम आउटर में लिख रहे हैं, बाकी आगे का जहां तक हुआ था उसके पूरा ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा 10,86,05,700 इसके साथ ऐड करके दे। 11,27,23,300। हाँ यहाँ कुछ एक देखो तो इसमें 7,20,000 ऐड करो तो आंसर के साथ मिसमैच हो रहा है, कुछ छूट गया है शायद मेरा। वो अच्छा वही वाला छूट गया है, वो 7,20,000 अगर हम लोग ऐड करते हैं। Interest and finance charges. हाँ इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज 1,300, हाँ वो आ जाएगा अगर हम लोग इंटरेस्ट को लेते हैं तो, ठीक है, और अगर नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे तो फिर हम लोग का वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आंसर है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, वो आ गया और उसमें इंटरेस्ट भी एक बार ऐड करके आंसर लिख देते हैं। ऐड करो, एक बार इंटरेस्ट को ऐड कर दो। अगर करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, ये यहां तक हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ लिख दिया, और अगर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ स्टार देके लिख देते हैं। अगर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस अगर कंसीडर करते हैं 7,20,000 तो हम लोग का आ जाएगा 11,35,03,300। ये आ रहा है, तो ये फिर हम लोग का बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो, ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो यहीं पर हो जाएगा। तो देखो आइटम थोड़ा ज्यादा है, वो पढ़ने से ही समझ में आएगा क्या है, जिसमें कंफ्यूजन है मैंने लिख दिया, चाहो तो वहां भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर याद रखने वाला एक ही चीज है कि क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ आता है, वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद दोनों आ जाता है, पहले क्वालिटी फिर रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद बाकी जैसा पैटर्न था हमारा वैसा ही रहेगा। और एक चीज है कि अगर हम लोग कोई स्क्रैप बेचते हैं तो कहाँ लेस होगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये कहाँ गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पर अगर हमारा फैक्ट्री रिलेटेड कोई स्क्रैप है, ये कुछ पॉइंट जो है नया दिखा इस कॉस्ट शीट में, बाकी बड़ा है और कुछ नहीं। अच्छा, अब इसमें कुछ एमसीक्यू है वो करते हैं, फिर हम लोग कॉस्ट का जो है यूनिट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, सेम ही है इसी की तरह। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? फंक्शन कॉस्ट करते हैं, सही बात, फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सभी फंक्शन था, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा भी था। Which of the following does not form part of prime cost? Prime cost का पार्ट फॉर्म नहीं होता। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल, ये तो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा तो प्राइम कॉस्ट में जाएगा। जीएसटी पेड, इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। फिर ओवर टाइम प्रीमियम पेड, ये किसका पार्ट होगा, डायरेक्ट वेजेस, तो ये सभी तो हो गया प्राइम कॉस्ट का पार्ट। लेकिन पैकिंग का कॉस्ट हमारा प्राइम कॉस्ट का नहीं होता है, अभी अभी तो हम लोगों ने देखा पैकिंग कहाँ आता है, एक हम लोग का आएगा अगर सेकेंडरी है तो डिस्ट्रीब्यूशन में, और प्राइमरी है तो फैक्ट्री ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, दोनों में से इसमें तो आएगा नहीं, प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज ए स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब एक फ्रेम मतलब वही मोल्ड्स वगैरह खरीदा होगा, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो सी का क्या होता है? मैंने मोल्ड्स के बारे में देखो वहां लिखवाया है जहां पर मैंने लिया है कि कहाँ कहाँ ले सकते हो, या तो Ma'am, direct expenses. हाँ, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अगर हमें मतलब कुछ वैसे इसको यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट में ही, ठीक है, मैंने वहां लिखवाया ना डायरेक्ट में, अभी हम लोगों ने लिया तो इसको डायरेक्ट में ही लेना पड़ेगा।
बाकी फैक्ट्री में लेने से क्वेश्चन में गलत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में जब आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट वाले में टिक करोगे, वो ज्यादा करेक्ट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही ट्रीट करना पड़ेगा। सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर, ये तो आसान फैक्ट्री ओवर में जाएगा। Factory overhead. डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। अच्छा, फिर इसके बाद 6 नंबर, ए मैन्युफैक्चरिंग हैज सेट अप manufacturer has set up a lab for testing of product for compliance with standard salary of this lab staff. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट Quality control test, सही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ये क्योंकि टेस्ट करना है तो फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ही होना चाहिए, तो 6 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 ऑडिट दिस Administration. एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। अच्छा हाँ, उसके बाद हम लोग का सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, बता Factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड होगा ना। फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री में जो स्टाफ है और वो स्टोर को देखता है, तो फिर प्रोडक्शन के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए? फैक्ट्री। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर के लिए कैंटीन का एक्सपेंसेस है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। फिर उसके बाद एक कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सही है। देखो हम लोग को जब रॉयल्टी कुछ नहीं बोलेगा या फिर वो वोल्ट्स वाला, हमेशा याद रखो वो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देंगे अगर हमें एमसीक्यू बेसिस में पूछ रहा है। और अगर मान लो थियोरिटिकली कुछ पूछा है तो लिखोगे, उसमें भी दे सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करोगे तब भी एजम्पशन लेके दे सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके का पूछेगा तो फिर डायरेक्ट में ही देना है, तब तो हम लोग दो दो चीज नहीं बोल सकते। हाँ, अगर हमें ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है डी में कि ए और बी, तब फिर तुम लोग इसको टिक कर देते, क्योंकि दोनों ही फिर हम लोग का ठीक जाए। ठीक है, चलो कॉस्ट शीट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि पर यूनिट का कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे कॉस्ट शीट में हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस्ट शीट में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं ना, तो यूनिट कॉस्टिंग में हमें पर्टिकुलरली पर यूनिट कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा। मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो हम लोग प्रिपेयर इसलिए कर रहे ताकि हमें जो है पर यूनिट का कॉस्ट पता चले, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम बताते हैं इसका रिक्वायरमेंट भी क्यों है यूनिट कॉस्टिंग करने का। यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग का मतलब जो है वो लिखो, आइडेंटिफाइंग द प्राइस, आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ वन यूनिट of finished goods and unit costing method can be applied where only a single product is being manufactured or identical manufactured, single product is being manufactured or similar or identical range of product being manufactured. कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड।
एग्जाम्पल होता है यूनिट कॉस्टिंग का, जैसे पेपर मैन्युफैक्चर जहां होता है, मतलब पेपर का, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चर, स्टील, एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर काफी सारा पेन है, ठीक है, मान लो 100 पीसेस पेन, ठीक है। अब इस बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है, मान लो इस बॉक्स में प्राइस लगा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग देखने से हमें दिख रहा है 1500 करके, ये पूरे बॉक्स का प्राइस है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो हम लोग इसमें से 10 पेन जो है अपने हिसाब से क्या कर लिए, 10 पेन चूज कर लिए, ठीक है, और हम लोग सेलर को बिना पूछे ही, ये मान लो सेलर है और इनको पेमेंट कर दिया, 10 पेन चूज कर लिया और पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट करेंगे, अगर हम लोग अपने मन से करते हैं तो कितना पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है 1500 और 100 पेन था। हाँ, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि एक एक पेन हमें क्या लग रहा है 15 रुपए का है 150, लेकिन ये सेलर बोल रहा है नहीं आपको कितना पेमेंट करना है, सेलर बोल रहा है कि पेमेंट करना है मान लो 200। अब ऐसा क्यों हुआ? मैं बॉक्स के ऊपर इसको उसका मार्जिन जाता हूँ, पेपर के नहीं, ऊपर ऐसा बात नहीं है, मार्जिन का बात नहीं है, इतना बोल सकते हैं। लेस क्वांटिटी प्राइस जाता हूँ। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि सारे पेन एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो हम लोग तो मान लिए कि पेन 15 रुपए करके, वो तो हम लोग मान रहे हैं बॉक्स देख, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसके अंदर सारा पेन ही 15 रुपए वाला है। हो सकता है तो उसका टोटल 1500 है, लेकिन हम लोगों ने जो चूज किया हो सकता है वो 15 की जगह 20 रुपए वाला हो या कोई 10 रुपए वाला हो, ओवरऑल करके हमारा 200 आ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिकल आइटम था नहीं उस बॉक्स के अंदर, हाँ आइटम पेन था, लेकिन पेन सारे आइडेंटिकल नहीं थे, तो उस पे हम लोग यूनिट कॉस्टिंग फिर नहीं लगा सकते हैं। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब ये हो गया ना कि टोटल हम लोग देख के उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यूनिट कॉस्टिंग कहाँ पर लगेगा, जहां पर प्रोडक्ट हमारा सिमिलर हो। अगर सारे पेन सिमिलर होते, ठीक है, हो सकता है कलर अलग है लेकिन सिमिलर है, या फिर एक ही जैसा देखने में है, तो हो सकता है सभी 15 रुपए वाला होता। तो यूनिट कॉस्टिंग किस में लगेगा, जहां पर हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे, या फिर हम लोग कैसा सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, मतलब जितना भी पेन है वो एक ही तरह का है, या फिर एक जैसा है, या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, लगभग सारी चीज सेम है, इतना कम डिफरेंसेस है जो कि हम लोग आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। तो अगर हम लोग कोई सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट नहीं 4-5 कर रहे हैं लेकिन सारे सिमिलर है, या फिर आइडेंटिकल आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या लगाना चाहिए, यूनिट कॉस्टिंग। अदरवाइज कैसे लगेगा, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से टोटल यूनिट को डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी हम लोगों ने किया। हाँ, भले ही मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं था क्योंकि हम परचेजर थे, तो मैंने सेल प्राइस से डिवाइड करके सेल प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट नहीं निकाला। मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पर 1500 डिवाइडेड बाई 100 करके मैंने क्या निकाला, सेल प्राइस पर यूनिट निकाल लिया, जो कि मेरा एट द रेट ऑफ कितना आया 15 करके। और उस हिसाब से मैंने सोचा कि 10 पेन का 150 पे करेंगे, जब करने गए तो ये बोल रहे नहीं 200 रुपए लगेगा, मतलब इनका आइडेंटिकल आइटम उसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखो वही बोला है, आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड where only a single product is being manufactured or similar or identical range of products being manufactured। अगर ऐसा होता है only and only on that moment हम लोग यूनिट कॉस्टिंग लगाएंगे, अदरवाइज यूनिट कॉस्टिंग हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक लॉस का ट्रीटमेंट बता देते जो तुम लोग को पता है, काफी बार हम लोग इसको देख चुके हैं। अगर हम लोग का कोई नॉर्मल लॉस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल लॉस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो नॉर्मल लॉस हम लोग क्या करते हैं, चार्ज टू कॉस्ट या प्रोडक्शन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और एबनॉर्मल लॉस होता है तो कहाँ चार्ज होगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड, क्योंकि ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्शन करते वक्त किसी तरीके का नॉर्मल लॉस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट करना है, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट करना है, ये हम लोगों ने देखा, और ये हम लोग ऑलरेडी हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं, ठीक है। बस इसमें हमें इतना ही अभी पता करने से चलेगा, हम लोग आराम से इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्या दो क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये देखो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ये बनाते हैं ड्यूरिंग 4 वीकेंड 28th ऑफ फेब। तो बोल रहा है कि 4 वीक कंप्लीट हुआ, और देखो 28th फेब का मतलब फेब का 4 वीक ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि 4 into 7 28
days 28th of Feb. Raw material consumed, direct wages, machine hours work, रेट बता दिया है तो इससे हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके. ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. सेलिंग ओवरहेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बता दिया. पूछा क्या है, फाइंड आउट करो कॉस्ट पर यूनिट. वही कॉस्ट शीट जैसा ही है, मैंने बोला ना कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो निकालो कॉस्ट शीट के तरह. लेकिन इसमें यूनिट कॉलम करना जरूरी है. ये सारे क्वेश्चन में ना हमें यूनिट जरूर देगा, यूनिट कॉस्टिंग. अगर नहीं देगा तो नहीं करेंगे, लेकिन यूनिट कॉस्टिंग ऑल अबाउट यूनिट होता है. यूनिट हमें देना चाहिए तब बनता है यूनिट कॉस्ट. तो यहाँ पर illustration 1, statement of cost per unit. यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ये भी लिख देते हैं फॉर्मेट में, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बोल के. देखते हैं कितना बोला था. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000. यहाँ पर लिख दिया मैंने. ये 10,000 यूनिट के ऊपर हम लोग इसका मतलब स्टेटमेंट जो रेडी करेंगे वो 10,000 यूनिट पे रेडी करेंगे. इससे ये कंफर्म हो गया. अब पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट. कॉस्ट पर यूनिट मैंडेटरी है और टोटल वाला कॉलम भी हम लोग बना लेंगे. सबसे पहले क्या लगेगा, जैसे हमारा कॉस्ट शीट बनता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है तो कुछ निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम. नहीं देता है तो कंज्यूम निकालना पड़ता है. हम लोग को टोटल दे रखा है 4 लाख. अच्छा, तो फिर इसका पर यूनिट कितना होगा. अगर हम लोग 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा किए तो 40 रुपीज. इसके बाद नेक्स्ट लगेगा डायरेक्ट वेजेस 2,40,000. लिखो डायरेक्ट वेजेस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो जाएगा 24 रुपीज. अब ये ऐड कर लेते हैं क्योंकि और देखो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं. मशीन था, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग वाला, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए. ये हम लोग का आ गया प्राइम कॉस्ट. हाँ, फिर फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का आ जाएगा मशीन एक्सपेंसेस. मशीन एक्सपेंसेस हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बताया है कि 3,200 आवर्स, 1 आवर 40 रुपीज करके. तो 3,200 इंटू 40 1,28,000. और इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा. डिवाइडेड बाई कर देंगे 10,000 तो 12.80 आ जाएगा. अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 76.8 और इसका टोटल करने से 68,000 फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, अब इसके बाद इस पे क्या लगेगा. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखो सेलिंग बोला है वो तो बाद में. ऑफिस ओवरहेड लगाते हैं जो कि बोला है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू क्या है, प्रोडक्शन. तभी तो बोला है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट लगाओ. तो यहाँ पर देंगे ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट कितना है 7,68,000. फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ही वर्क्स कॉस्ट होता है. तो 76,800 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना होगा 7.68. अब टोटल करके देखना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है 8,44,800. अच्छा, अब ऐड करने से ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इसमें क्या ऐड करना है, लास्ट बचा सेलिंग ओवरहेड 20 पर यूनिट. तो ऐड करते सेलिंग ओवरहेड 20 पर यूनिट बोल दिया है तो यूनिट कॉलम में 20 लिख देंगे और इनटू कितना कर देंगे 10,000 क्योंकि उतना ही बिका है जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है. तो 2 लाख होगा. तो फिर टोटल करने पे जितना आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. कितना आया 104.48. 10,44,800.
अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट, और निकल जाएगा सेल्स। अच्छा, देखते हैं क्या गिवन है हम लोग को। दिया हुआ है सेल्स प्राइस, दिया हुआ है 120 करके पर यूनिट। तो 120 करके अगर हम लोग 10,000 बेच रहे हैं तो कितना मिल जाएगा? 120 इंटू 10,000 मतलब 30, 1,20,000 है ना? 12 लाख। अच्छा, 12 लाख लिख दिया। अच्छा, अभी ये बैलेंस करके प्रॉफिट निकल जाएगा 120 माइनस 100 4.48, और इधर ये वाले से ये माइनस हो, और इधर वाला 15.5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का कितना आ गया? ₹104.48, एंड प्रॉफिट जो भी पूछा था प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 15.52 रुपीज, 15.52, और टोटल प्रॉफिट ये पूछा था, टोटल प्रॉफिट 1,55,200। ये 3 पूछा था, लिख दिया मैंने। ठीक है, आंसर तुम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद वाला देखते हैं। देखो, अथर्व फार्मेसी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही बोला यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हम लोग इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? यूनिट कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, एंड हैज ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3,000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स। मतलब वीकली 48 आवर्स काम हो सकता है, और टोटल मतलब मैक्सिमम 3,000 यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ डेटा दिया है और 3 कंसेक्यूटिव वीक का दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, सब 7 डेज का है। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21 हो रहा है, तो हाँ 21 का हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट मैन्युफैक्चर दिया है। देखो, फर्स्ट वीक में कितना मैन्युफैक्चर हुआ है? इतना, सेकेंड में इतना, थर्ड में इतना, और इतने मैन्युफैक्चर करने का मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, मेटेरियल लेबर ओवरहेड, मेटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, अब हमें बोला है assuming that the company charges profit 20% on selling price, find out the selling price per unit when the weekly output is 2,000 unit। बोल रहा है कि अगर वीकली आउटपुट 2,000 यूनिट है, देखो हम लोगों ने तो वीकली इतना 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 एक्चुअली प्रोड्यूस किया है, जबकि कैपेसिटी इतना था, लेकिन हम लोग को जो कॉस्ट शीट बनाना है वो हम लोग को 2,000 यूनिट पे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि अगर 2,000 यूनिट ये लोग प्रोडक्शन करेंगे तो इनका जो है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस फिर कितना होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पता करने के लिए मुझे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या क्या मुझे मिलेगा? मेटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा कोई कॉस्ट है नहीं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट शीट जो बनाएंगे वो 2,000 यूनिट के लिए बनाएंगे। चलो पहले ये लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे करके सॉल्व करें। स्टेटमेंट ऑफ cost and selling price per unit for 2,000 unit of out। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। particulars cost per unit total। सबसे पहले कौन सा कॉस्ट लिखेंगे? हमारे पास ज्यादा कॉस्ट है नहीं, 3 ही कॉस्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मेटेरियल। अच्छा, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? जब तक पर यूनिट नहीं आ रहा है तो उसमें 2,000 इंटू उतना करेंगे। अच्छा, अब मेटेरियल हमें पता है वेरिएबल होता है, लेकिन इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे करके? जैसे देखो 9,000 का एक्सपेंसेस हुआ है 1,200 यूनिट बनाने के लिए, तो पर यूनिट पे कितना हुआ होगा? और सेकंड वाले पे भी चेक कर लो वेरिएबल है कि नहीं, कंफर्म। 12,000 डिवाइडेड बाय 1,600 7.5, और 13,500 डिवाइडेड बाय 1,800 वो भी कितना आता है? 7.5। मतलब कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट मटेरियल मेरा क्या है? 7.5 पर यूनिट करके ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, तो 7.5 इंटू 2,000 कितना आ जाएगा?
15,000, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे हम बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। 9,000 कोई भी लेके देखो उतना ही आएगा, 1200, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7.5 पर यूनिट। वर्किंग नोट 2 में बनाएंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों का 3,600 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये कितना हो जाएगा? ₹3 पर यूनिट। क्या सभी में 3 है? कंफर्म कर लो, है 3 सभी में। देखो 1600 और 4,800, 4,800 डिवाइडेड बाई 1600, 3। ये भी देख लो, फिर 5,400 डिवाइडेड बाई 1800, 3। क्योंकि सब वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड है, इसीलिए सभी का सेम डेटा निकल के आएगा। अब डायरेक्ट लेबर ₹3 करके हम लोग को 2000 यूनिट का लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 6,000। अब टोटल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्राइम कॉस्ट 10.5 और यहाँ पर हो जाएगा 21,000। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग चेक करके देखेंगे। फिर से चेक करो, 31,000 डिवाइडेड बाई 1200, देखो कितना हो रहा है। $25,833। नेक्स्ट वाला देखो 33,000 डिवाइडेड बाई 1600, 22.62। अच्छा, और उसके बाद 34,000 डिवाइडेड बाई 1800, मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, ये फिक्स्ड भी नहीं है, दोनों का मिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल होता तो पर यूनिट फिक्स्ड निकलता, पर यूनिट चेंजेस हो गया तो इसका मतलब पर यूनिट चेंज फिक्स्ड में होता है, लेकिन ये पूरा फिक्स्ड भी नहीं है। अगर पूरा फिक्स्ड होता ना तो फैक्ट्री ओवरहेड जितना भी यूनिट क्यों ना प्रोडक्शन वो सेम दिखता, या तो सभी 31,000 दिखते, या तो सभी 33,000 दिखता, या सभी 34,000 दिखता। इसका मतलब ये कुछ वेरिएबल और कुछ जो है इसमें फिक्स्ड मिक्स्ड अप है, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। ठीक है, चलो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। ये जो है हम लोग जिनका हुआ है, ठीक है, जैसे कि बजट कॉस्टिंग जब किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां पर मैंने ये चीज सिखाया है। तो ये देखो अभी यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है ये हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे उसका रूल्स है, हम बता देते क्यों ऐसा होता है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल यूनिट, ठीक है। मतलब ये जो कॉस्ट में जो चेंजेस दिख रहा है ये कौन से पोर्शन के लिए दिख रहा है, क्योंकि ये सभी कॉस्ट फिक्स प्लस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड पोर्शन है वो तो सभी में एक ही जैसा है, सेम है, ठीक है। तो जो भी ये टोटल में चेंजेस दिख रहा है ड्यू टू वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में फिक्स्ड पर यूनिट होता है, लेकिन जब भी यूनिट मेरा चेंज होगा तो मेरा वेरिएबल का टोटल चेंज होगा। जैसे ही चेंज होगा मेरे ये अमाउंट चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ये ढूंढना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पर चेंज इन टोटल कॉस्ट, कोई भी दो कॉस्ट ले लो, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड, कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरा कॉस्ट 31 से 33 हो जा रहा है, 33,000 हो जा रहा है 31,000 से। जब मेरा टोटल यूनिट में चेंजेस कितना हो रहा है, 1200 से 1600 हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट जो है वो 2000 इंक्रीज हो जाता है जब मेरा प्रोडक्शन 400 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, नहीं ये कितना हो रहा है, डिवाइड 5 रुपीज, 5 पर यूनिट। देखो मेरा ये जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस दिख रहा है ये ड्यू टू वेरिएबल पोर्शन दिख रहा है, फिक्स्ड पोर्शन के लिए नहीं दिख सकता है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड अमाउंट ही है, वेरिएबल के अमाउंट की वजह से चेंज दिख रहा है। अब मैंने निकाल लिया कि चेंज पर यूनिट कितना है 5 करके,
अब देखो कोई भी अमाउंट हम लोग पिक कर सकते हैं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब मेरा यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड दोनों इंक्लूडेड है। अब कोई भी एक अमाउंट पिक कर सकते हैं हम लोग, मतलब या तो 31 या तो 33 या तो 34, सभी से सेम आंसर आएगा। मान लो मैंने 34,000 लिया, तो इसका फिक्स्ड ओवरहेड मुझे नहीं पता, लेकिन इसका वेरिएबल मुझे पता है। कितना वेरिएबल है पर यूनिट 5 करके अभी हम लोगों ने निकाला, और वेरिएबल यूनिट कितना है 1800 फॉर 34,000। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 34,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 9,000 फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड, ये फैक्ट्री नहीं है, ये फिक्स्ड ओवरहेड। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये माइनस करने से 25,000 आ गया मेरा फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक्चुअली क्या है इसमें 25,000 हर जगह पे तुम लोग कोई भी डेटा से देख सकते हो, और बाकी वेरिएबल कॉस्ट है, चेक कर लो। इसमें 1200 इंटू 5 होगा, इसमें 1600 इंटू 5 होगा, और इसमें 1800 इंटू 5 होगा। तुम लोग चेक करके देखो, ये 31 आएगा, ये 33 आएगा, और ये 34 आएगा। जैसे कि हम एक दिखाते हैं तुम लोगों को, ये देखो 1200 इंटू 5 ये कितना हो गया 6000 प्लस 25,000 कितना हो गया 31,000। 1600 इंटू 5 ये देखो कितना हो गया 8,000 प्लस 25,000 33,000। फिर 1800 इंटू 5 कितना हो गया 9,000 प्लस 25,000। ठीक है, तो ये देखो 34,000। तो चेंजेस ड्यू टू वेरिएबल पोर्शन है, नॉट फॉर फिक्स्ड पोर्शन। तो हम लोग को पता चल गया फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है। अब हमें 2000 के लिए निकालना पड़ेगा। तो फॉर 2000 यूनिट, हम लोग का फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड पोर्शन कितना जाएगा 25,000, वेरिएबल पोर्शन जाएगा 2000 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। अब इसको वहां पर लिख देंगे, लिखने से ही हम लोग का टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये कितना होगा 35,000, और पर यूनिट डिवाइड कर दो, जो आएगा वही लिख देंगे। कितना आएगा डिवाइडेड बाई 17.5, तो टोटल करने से कितना आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट 28 रुपीज, और ये 56,000। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट हम लोग को क्या बोल रखा है, बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेल पे अगर 20 है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 20/80। क्योंकि अगर मेरा सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट तो 80 है। 100 माइनस ये करने से क्या बोलते हैं उसे 20 करने से, तो ये हो गया 1/4 लगाना है, तो ये 7 रुपीज आएगा, और ये हो जाएगा ये कितना आ रहा है 14,000। तो टोटल करने से ये 35 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस सिर्फ लिख दिया, ये पर यूनिट, और ये टोटल, टोटल कितना हो रहा है 70,000। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने सीखा, ये जो वर्किंग, ये हमें काफी जगह पे काम आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आएगा, बजट कॉस्टिंग में काम आएगा, हर जगह पे ये चीज काम आएगा। जब भी हमें दिखेगा कि वेरिएबल पर यूनिट नहीं निकल रहा है तो वो वेरिएबल नहीं है, और चेंजेस दिख रहा है तो वो फिक्स तब होगा ना। ये फिक्स्ड क्यों नहीं हुआ, चेंजेस होने से फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड क्यों नहीं हुआ, होने से सभी जगह पे सेम डेटा दिखता है, इसी वजह से। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आई थिंक बैच कॉस्टिंग का है, तो हम लोग एकदम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में चले जाएंगे, वहां पर हमें यूनिट कॉस्टिंग मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, बोला है कि वंडर लिमिटेड हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी।
तो ये लोग टोटल ईयरली 1,20,000 यूनिट बना सकते हैं। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल बता दिया, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट बता दिया है, दोनों चीज अच्छा है। फिर ओवरहेड बताया है, फिक्स्ड ओवरहेड बताया है, देखो 30 लाख पर एनम, वेरिएबल बताया है 100 पर यूनिट, मतलब ओवरहेड में दोनों पोर्शन है। फिर सेमी वेरिएबल भी बताया, सेमी वेरिएबल जैसे कि ये वाला, ये कैसा था, सेमी वेरिएबल, कुछ फिक्स था कुछ वेरिएबल था। फिर बोल रहे सेमी वेरिएबल 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 20 लाख पर एनम तो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग का लगेगा ही लगेगा, और एक्स्ट्रा और भी 4 लाख लगेगा अगर हम लोग अपना कैपेसिटी कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 25% इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को, तो हम लोग को 4 लाख और एडिशनल खर्चा लगेगा। प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक, मतलब ऑर्डर आता है तो ही बनाते हैं, स्टॉक करके नहीं रखते हैं। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर ए प्रॉफिट ऑफ 20 लाख, अच्छा जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है फैक्ट्री में जो चल रहा है वो जो बता रहा है कि मैनेजमेंट का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20 लाख फॉर द ईयर, डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। अच्छा बोल रहा है हम लोगों को सेलिंग प्राइस कितना है वो डिटरमाइन करना है, अगर मैनेजर को इतना प्रॉफिट कमाना है, ऊपर का ये खर्चा है। फर्स्ट 3 मंथ्स कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है 50%, और बाकी 9 मंथ्स 9 + 3 12 मंथ्स का दिया हुआ है 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है। इग्नोर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो सब दिया नहीं है, बोल रहे वो सबको इग्नोर करो। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर 20 लाख का प्रॉफिट रखना है मैनेजर को तो फिर कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और प्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ्स में डिवाइड किया है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स, टोटल सेल्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 9 मंथ, नेक्स्ट 9 मंथ, और यहाँ पर एक टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं, चाहिएगा। अच्छा सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, इससे हम लोग यूनिट निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं निकालेंगे खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है, लेबर पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है। अच्छा तो फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग का कैपेसिटी यूटिलाइज है 50% और उसके बाद 80%, ये 50% है और ये वाला हम लोग का 80% है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इनका टोटल जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कैपेसिटी है 1,20,000, तो 1,20,000 जो है पर एनम प्रोडक्शन होता है, तो फिर ये 12 महीने का होगा, तो फिर 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, जितना भी होगा इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे बोलो तो 50%, क्योंकि देखो ये फुल कैपेसिटी है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 × 3 ये फुल कैपेसिटी है, इसमें 50% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड बोला है, ये 100% है। अगर हम लोग 1,20,000 को 12 मंथ्स का प्रोडक्शन निकालते हैं तो पर मंथ कितना करके आता है 10,000, दैट इज फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो फिर 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा 30,000, वो भी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लेकिन 3 मंथ्स में हम लोगों ने फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं किया, कितना किया, क्वेश्चन बोल रहा है कि ओनली 50% कैपेसिटी यूटिलाइज किया है, तो इसका मतलब हम लोग का ये देखो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज किया, मतलब फुल प्रोडक्शन नहीं किया, तो कितना हो जाएगा 15,000। सेम तरीके से ये वाला निकालेंगे, तो 1 लाख, हाँ 1,20,000 into 9 into 80%, कितना आ रहा है 72,000। हम टोटल कॉलम को थोड़ा सा हटा देते, मेरा यहाँ जगह नहीं है। टोटल कितना यूनिट हो जाएगा फिर 87,000 लिख के रखते, देखते हैं कहाँ आता है।
तो यहाँ पर देखो फिर से हम बता देते क्या करना है। पहले तो हम लोग को 3 मंथ्स का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 12 मंथ्स का दिया हुआ था, लेकिन फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा तब ना उतना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि 50 और 80% हुआ है तो हम लोग का प्रोडक्शन जो होना चाहिए उससे क्या हुआ है, उसका मतलब कम, 100% से कम हुआ। अब हम लोग खर्चा लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मेटेरियल। अब इसमें हम लोग दो जो है कॉलम बनाएंगे, पर यूनिट का और टोटल का, दोनों केसेस में यहाँ पर भी बनाएंगे पर यूनिट और टोटल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ना क्वेश्चन हमें बता रखा है, और यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला। ये देखो 90 और 60, मटेरियल का 90 है और लेबर का 60। बोलो कितना होगा? 90 इंटू 15,000 और 60 इंटू 15,000। 13,50,000 और 90 इंटू 72। अच्छा ठीक है, उसके बाद 60 इंटू 15,000, 9 लाख, और उधर 60 इंटू 72,000। अच्छा, अब टोटल कर लेंगे। ये तो मैंने 150 निकाल लिया, 150 इंटू 15,000 करने से भी आंसर आ जाएगा। 15 होता है 225। ये ऐसे होना चाहिए, 22,50,000 होगा, देख लो तो। और ये 10,80,000 होगा। ओ 1,08,00,000, 1,08,00,000, हाँ ठीक है। और ये वाला 2250, हाँ प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे? ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड का दो पोर्शन है, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। अच्छा, फिक्स्ड कैसे निकालेंगे? देखो बोल रहा है, फिक्स्ड बोल रहा है 30 लाख पर एनम है। ठीक है, 30 लाख पर एनम है, तो हम लोग का ये पर एनम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिवाइडेड है, तो हम लोग इसको 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है? टोटल है 30 लाख। 30 लाख को 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो कितना होगा। पहले वाले केस में 7.5 लाख और दूसरा वाला माइनस करने से पता चला 22,50,000। अब इसका पर यूनिट निकाल। और इधर वाला ये इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये तो पूरे साल भर का है, तो यहाँ भी तो पूरे साल भर ही काम हुआ है, लेकिन 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में हुआ है, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि वो तो खर्चा कितना भी प्रोडक्शन करो, कम यूटिलाइज करो, ज्यादा करो, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करो, पूरे साल में 30 लाख होगा। अगर प्रोडक्शन कुछ भी जीरो भी करते हैं तो भी हम लोग का कितना होगा? 30 लाख ही होगा। अब यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको टाइम बेसिस में डिवाइड कर दी, क्योंकि टोटल में लिखेंगे तो 30 पर यूनिट, वो तो यूनिट का कॉलम बना रहे तो कर रहे हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालने में कोई आपत्ति नहीं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा ये डिवाइड करने से? लेकिन अलग अलग आएगा, कभी सेम नहीं आएगा इधर। अच्छा, तभी पता चलता है ये फिक्स्ड है। अगर ये वेरिएबल होता तो दोनों सेम आता। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे लगाएंगे? वेरिएबल बोला है 100 पर यूनिट। अब ये तो हम लोग खुद से लगा सकते हैं, 100 पर यूनिट, तो दोनों जगह पे ही 100 होगा। पर यूनिट बोला है ना, तो हर मंथ में 100 करके, तो 100 इंटू कितना आया था वो वाला 15, तो फिर कितना होगा? और इधर 72 लाख। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कैसे निकालेंगे? सेमी वेरिएबल का थोड़ा समझना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कितना बोला है देखो, हाँ इसका वर्किंग नोट बना देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, सेमी वेरिएबल का लिखते हैं।
देखो यहाँ पर बोला है कि अगर 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो 20 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे अप टू 50%, कितना है 20 लाख पर एनम। अच्छा, उसके बाद बोला है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज। तो नेक्स्ट 25% कितना लगेगा और 4 लाख। और लगेगा। अच्छा, और नेक्स्ट और कितना परसेंट जाना पड़ेगा? हम लोग कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर चुके हैं बोलो तो? हम लोग ओवर देखो 50% किए हैं और कितना किए हैं 80%। तो मैक्सिमम हम लोग तो 80% किए हैं। तो अगर 80% करेंगे तो यहाँ और कितना देने से 80% आएगा? 5%। तो उसके लिए कितना होगा? उसने भी क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि एवरी 25% इंक्रीज और पार्ट दे पार्ट होने से भी फिर कितना? 4 लाख। यही बोला है, ठीक है। जैसे बोला है, अगर बोलता कि प्रोपोर्शनेट करो तो प्रोपोर्शनेट करते। यहाँ पर बोला है कि पार्टली हो या 25% हो या उसका कुछ प्रोपोर्शन हो, सभी के केस में 4 लाख। तो फिर कितना हो जाएगा पर एनम? ये हम लोग का कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए हुआ? 80%। और 50% वाला क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 50% तो हमें पता ही है कितना होगा 20 लाख। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर कितना लिखोगे? ये तो लेकिन हम लोग का 50% 20 लाख पर एनम है। ये हम लोग का कितना? हाँ, ये हम लोग का कितना है? हाँ, तो फिर कैसे निकालेंगे? 5 लाख आएगा। 20 lakhs into 3 divided by 12. 20 lakh divided by 12 into 3 for 50%, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना करोगे? कितना यूनिट था उतना करो, 15,000 पॉइंट में आएगा 33.33। और इधर वाला कितना आएगा हम लोग का? ये देखो, ये 28 लाख तो पर एनम आया। हम लोग को कितने मंथ का लेना पड़ेगा? तो इसका भी कैलकुलेशन करो। 28 lakhs divided by 12 इंटू 9 कितना होगा? 21 lakhs. 21 लाख आएगा, ठीक है। इसको तुम लोग थोड़ा लिख लेना, मैंने ऐसे ही लिख दिया है 21 लाख, ठीक है। तो 21 लाख किधर आ जाएगा? इधर। और डिवाइड कर दो उसका यूनिट से, रेस्पेक्टेड यूनिट से, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये वाला। अच्छा, अब इसका टोटल लगाओ तो टोटल कॉस्ट आएगा। इधर वाला। अच्छा, और इधर 50 लाख डिवाइडेड बाई कर दो ना यूनिट, तो पता चलता है 33। हाँ, और ऐड करने का जरूरत नहीं है, इधर का ऐड करके डिवाइडेड बाई उतना यूनिट। टू करोड़ 23,50,000 डिवाइडेड बाई कर दो वो 72, तो ये पर यूनिट पता चल जाएगा 310.42 हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं एक बार हमें बोला क्या है। फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को बोला था कि प्रोडक्ट कॉस्ट एज अंडर, अच्छा उसके बाद द प्रोडक्ट इज अंडर इफ द प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, उनको अगर इतना डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं निकला है, अभी हम लोग का कॉस्ट ही निकला है, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पर हम लोग का टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट को टोटल करो तो कॉलम में लिखेंगे, टोटल वाले कॉलम में ये दोनों को टोटल करो, क्योंकि इंडिविजुअली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि 20 लाख का जो प्रॉफिट इनका एजम्पशन है वो पूरे साल भर का है। तो फिर साल भर का ही प्रॉफिट और जो है सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो 50 लाख प्लस 2 करोड़ 23,50,000 कितना होता है? 2 करोड़ 50,000। ये हम लोग का क्या हो गया? टोटल कॉस्ट, ठीक है।
अब इसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ये इसलिए करना पड़ा, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट जो गिवन है 20 लाख, ये तो पूरे साल भर का है। तो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स यानी पूरे साल भर का कॉस्ट निकल गया जो दो अलग अलग था। अब उसमें ये प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं 20 लाख, तो कितना आ जाएगा सेल्स वैल्यू पूरे साल भर का ऐड कर, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से ही तो सेल प्राइस आएगा 2,53,50,000। यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली हमें पता ही नहीं है कि कौन से मंथ का प्रोडक्शन का कितना प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल इनका टारगेट पता है, इनको कितना प्रॉफिट रखना है 20 लाख। ठीक है, तो फिर ये अगर पर एनम है तो मुझे ये भी तो पर एनम चाहिए, और ये ऐड करेंगे तो पर एनम मिल जाएगा। पर एनम मिल गया तो हम लोगों ने सेल्स वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट उस तरीके से इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता ना पर प्रोडक्ट पे, मतलब प्रोडक्ट वाइज कैसा प्रॉफिट है, सेम है कि नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट को इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो तो पूरे साल भर में उतना ही रहेगा, तो इसमें हम लोग मंथ वाइज दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जरूरी ये टोटल 20 लाख हो रहा है, लेकिन इसमें हमें तो ये नहीं पता ना कि कौन से प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरहेड का तो ऐसा नहीं होता ना, ओवरहेड का तो प्रोडक्ट वाइज नहीं होगा, वो तो टोटल है, तो वो प्रोडक्शन के कॉस्ट में जाके चार्ज हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो है वो बैच कॉस्टिंग वगैरह है। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसके बाद बैच कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग करें। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। बाय मैम।